जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम सभी फिर से हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। तो उम्मीद है आप क्लास को शुरू से अंत तक देखेंगे और पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। आप सभी पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। जो क्वेश्चन नया मिले उसे लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? हमें बताना है विद्वान का स्त्रीलिंग। विदुषी, विद्वता, विद्वानी या विज्ञ। तो हमारा जो राइट आंसर होगा विद्वान का स्त्रीलिंग वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा विदुषी। क्या होगा? विदुषी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास, मतीराम, भिखारी दास या घनानंद। तो किसको कहा जाता है? केशवदास जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोम सा तन घुल चुका। मोम सा तन घुल चुका। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हमें बताना है। पूर्णोपमा अलंकार, रोशनोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार या मालोपमा अलंकार। तो इस पंक्ति में अलंकार है पूर्णोपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? पूर्णोपमा अलंकार है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेखक की मृत्यु क्या? लेखक की मृत्यु की घोषणा इनमें से किस विद्वान की है? हमें बताना है। रोला बार्थ, लायन टिलिंग, एडमंड विल्सन या जैक देरिदा। लेखक की मृत्यु की घोषणा किस विद्वान की रचना है, यह बताना है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, रोला बार्थ। क्या? रोला बार्थ हमारा सही हो जाएगा। यह फ्रांसीसी रचना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तिरस्कार, तिरस्कार, तिकर या तिरस्कार। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तिरस्कार यानी दंत सा होता है, वो भी अधूरा सा होता है। अगला क्वेश्चन है, किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? हमें बताना है वह कौन सा समास होता है जो वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थायी भाव के उद्बोधन के कारणों को क्या कहा जाता है? तो स्थायी भाव के जो उद्दीपन होता है, यहाँ उद्बोधन लिख दिया गया है यह क्वेश्चन को आपको घुमाने के लिए। तो उद्दीपन भाव कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो क्या होता है कि ऑप्शन क्या सही होगा? इनमें से कोई नहीं, विभाव, संचारी भाव या अनभाव। स्थायी भाव के उद्बोधन के कारणों को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? विभाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? हमें बहाव शब्द में देखना है कि प्रत्यय कौन सा है। लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है? आव जुड़ा हुआ है। तो हाव नहीं होगा, बह भी नहीं होगा, आवा भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा आव, यानी बहाव में आव प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और प्रत्यय हमेशा किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? हमें बताना है ऊष्म व्यंजन कौन सा है। पहला लिखा हुआ है जा, यह है
तालु। कौन सा है? तालु। तो हमारा जो बी ऑप्शन श है यह ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आएगा। और पा है तो पा किससे हो जाएगा? ओष्ठ से हो जाएगा। और वह है यह होगा अंतस्थ व्यंजन से। क्या होगा? जो वह है वह अंतस्थ व्यंजन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? हमें बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। जैसे लिखा गया है भिक्षा। भिक्षा का क्या होता है? भीख हो जाएगा। तो भिक्षा शब्द हमारा तत्सम है, लेकिन तद्भव इसका क्या होगा? भीख। परशु। परशु किसे कहते हैं? फरसा को कहते हैं। किसको? फरसा को कहा जाता है। बिंदु। बिंदु लिखा हुआ है तो इसको बिंदु को क्या कहेंगे? बूंद कह देंगे। लेकिन भंवरा जो है वह हमारा तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है वह होता है भ्रमर। क्या होता है? भ्रमर होता है। अगला क्वेश्चन है, पूजा में कौन सा प्रत्यय है? अब देख रहे हैं लास्ट में क्या है? आ है। तो हमारा पूजा शब्द में आ प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा है? हमें बताना है कि पाली भाषा का संबंध किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा है। सिद्ध साहित्य इनमें से कोई नहीं, या बौद्ध साहित्य या जैन साहित्य। तो आप जान रहे हैं कि जो बौद्ध साहित्य होती है वह पाली भाषा में ही लिखी पढ़ी जाती थी सबसे ज़्यादातर। तो क्या होगा? बौद्ध साहित्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गरुड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? हमें बताना है गरुड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो गरुड़ शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? खगेश है। क्या? ऑप्शन ए खगेश। और क्या बोलते हैं? वातनेय भी कहा जाता है और पक्षी राज भी कहते हैं। क्या? पक्षी राज भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? हरियान भी कहा जाता है। हरियान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, इनमें से कोई नहीं, या पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक काम को यानी पहला काम समाप्त हो उसके बाद जब दूसरा काम शुरू होता है तो उसकी पहली क्रिया यानी जो पहला काम समाप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या? पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में कौन सा समास है? वातावरण, वात का आवरण क्या होगा? वातावरण यानी वात का आवरण। वात क्या होता है? हवा। हवा का आवरण। तो यहाँ क्या हो रहा है? का आ रहा है। तो का किस में आएगा? तत्पुरुष समास में आएगा। लेकिन कहाँ पर आएगा? संबंध तत्पुरुष में आएगा। किस में आएगा? संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में, क्योंकि का की के लिखते हैं। का की के रारी रे नानी ने। संबंध तत्पुरुष। अब चारों ऑप्शन में देख लिया, व्ययभाव, द्वंद्व और कर्मधारय। एक में है षष्ठी तत्पुरुष। तो जब आप विभक्तियां देखेंगे, क्या? कर्ता ने, कर्म को, इस प्रकार, तो छठा तत्पुरुष समास होता है। क्या? षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि शब्द का पर्यायवाची नहीं है हमसे पूछा है। तो कौन सा नहीं होता? उरग। उरग जो है होता है। सरीसृप भी होता है और पौनाश भी होता है। ये किसके पर्यायवाची हैं? अहि। अहि किसका है? सांप होगा। और क्या कर सकते हैं? और कह सकते हैं सर्प। और कौन सा नहीं है? सिंदूर जो होता है वह सर्प का या अहि का पर्यायवाची नहीं होता है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है, यानी ऐसा पेड़ जिसके पत्ते झड़ चुके हों उस पेड़ को क्या कहेंगे एक शब्द के अंदर? तो क्या बोलेंगे?
प्रपर्ण या अपर्णा या पत्रहीन या अपत, क्या बोलेंगे उसे? अपत कहा जाएगा। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, यानी जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द अपत्नीक, वियोगी, विधुर या विपत्नीक। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? विपत्नीक हो जाएगा। क्या होगा? विपत्नीक हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह नौकर नहीं आया। क्या? वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो कौन सा विशेषण है बताया गया, पूछा गया है। वह नौकर क्या है? संज्ञा। संज्ञा के पहले कोई भी शब्द आ जाए और वह सर्वनाम हो तो उसको क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। तो वह यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, चौथाई शब्द का विशेषण है। चौथाई शब्द का विशेषण है, यानी कैसा विशेषण है ये? आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक, क्रमवाचक या अपूर्णवाचक। अपूर्णांकवाचक। देखिए क्या है, सवा, डेढ़, चौथाई, ये सब क्या है? अधूरे शब्द हैं। तो क्या हुआ? अधूरा संख्या है, तो अधूरी संख्या है तो अपूर्णांक बोधक विशेषण हो जाएगा। क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा आ जाएगा। क्रम के अंतर्गत पहला, दूसरा, तीसरा आएगा। गणना के अंतर्गत 1, 2, 3 आ जाएगा। आवृत्ति के अंतर्गत क्या आएगा? 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, इस प्रकार से होता है। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर पूछा गया है साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 12 मार्च 1954, 4 मार्च 1955 और 10 मार्च 1956 या 10 मई 1957। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 12 मार्च 1954 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से चिरंतर का विलोम क्या है? हमें बताना है। चिरंतर शब्द का विलोम क्या होगा? अनश्वर, अल्पजीवी या नश्वर या क्षणिक। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? चिरंतर। चिरंतर का जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा नश्वर। क्या होगा? नश्वर हो जाएगा। क्षणिक का विलोम क्या हो जाएगा? यह भी देख लीजिए। तो क्षणिक का विलोम हो जाएगा शाश्वत। क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा। और अल्पजीवी लिखा हुआ है तो अल्पजीवी का क्या हो जाएगा? अल्पजीवी का दीर्घजीवी हो जाएगा। अल्पजीवी का दीर्घजीवी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अज के अर्थ को स्पष्ट करता है? यानी अज का जो अर्थ है वह क्या होगा? पूछा गया है। अमर होगा, इतर होगा, लेप होगा या ब्रह्मा होगा। तो अज का जो अर्थ होगा यहाँ पर वह ब्रह्मा हो जाएगा। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है। हमें बताना है। दांत गिनना जो है इसके मुहावरे का अर्थ गहरी दोस्ती, उम्र पता लगाना या चकित रहना या बोलने से रोकना। तो राइट आंसर क्या होगा? उम्र पता लगाना। दांत गिनना यानी उम्र पता लगाना। यति का क्या अर्थ है? यति का क्या अर्थ है? चरण, यहाँ लिखा है गढ़, विराम या प्रवाह। तो क्या होता है? विराम होता है। यति का जो अर्थ होगा वह विराम होगा। लेकिन कहाँ पर होता है? जब छंद हम पढ़ते हैं तो छंद में जब यति लेते हैं यानी विराम लेते हैं तो उसको यति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को कहा जाता है। ये दो शब्द हों उसके बीच में जो चिन्ह प्रयोग करें उसको क्या कहा जाएगा? जैसे माता और पिता या राम लक्ष्मण कुछ भी लिख दें। जो ये चिन्ह यहाँ पर प्रयोग हुआ है वह कौन सा चिन्ह है? तो वह उस चिन्ह को क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहा जाता है। आगे गद्यांश है।
उम्मीद है इस गद्यांश को आप सभी भी पढ़ेंगे और उसके बाद इस गद्यांश से संबंधित जो 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए होंगे उनका हम उत्तर देंगे। तो आप भी गद्यांश को पढ़िएगा, बहुत ही आराम से पढ़ा जाएगा। श्रम को महत्व, श्रम के बारे में कहा जा रहा है। श्रम को महत्व सर्वविदित है। इसके माध्यम से मानव विशाल बाढ़ को नियंत्रित करता है, गरजते और उफनते सागर की लहरों को चीरकर जल पोत चलाकर आगे बढ़ता है, विशाल पर्वतों के मध्य राह खोजता है, दुरूह समस्याओं को पलक झपकते ही हल करता है, उद्योगी मानव को ही लक्ष्मी वर्ण करती है। श्रम जीवन में उत्थान की कुंजी है। श्रम लक्ष्य की ओर बढ़ने तथा उसे प्राप्त करने में सहायक है। श्रमजीवी मानव राष्ट्र का आभूषण है, आदर्श जीवन का प्रतीक है। किसी कवि के शब्दों में गति का नाम अमर जीवन है, निष्क्रियता ही घोर मरण है। जीवन के क्षेत्र में श्रम अनिवार्य है। श्रम किए बिना किसी भी व्यक्ति को रोटी खाने का अधिकार नहीं है। ईश्वर ने हमें 2 हाथ पैर दिए हैं, वे परिश्रम करने के लिए ही हैं। राष्ट्रीय उत्थान और आत्मोन्नति के लिए श्रम तथा सतत उद्यमशीलता परम आवश्यक है। अतः जो आदमी एक क्षण भी व्यर्थ गंवाता है वह ईश्वर का अपमान करता है, अपने राष्ट्र का अहित करता है। आज देश में भयानक गरीबी और बेकारी है। उसे देखकर अत्यंत दुख होता है। शरीर श्रम करने में जो गौरव है उसे हम नहीं जानते। भारत का अपने व्यवसाय से हटकर कार्य में अपमान समझता है। भारत जो है अपने व्यवसाय से हटकर कार्य किया जाए तो वहाँ अपमान समझता है। यदि सब श्रम करें तो धनी गरीब ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त हो जाए। आज जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसके मूल में श्रम ना करना है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, यदि सब लोग अपने श्रम की कमाई खाएं तो दुनिया में अन्न की कमी ना रहे और सबको अवकाश का समय भी मिले। तो उम्मीद है इस गद्यांश को आप सभी ने भी पढ़ लिया होगा। अब हम चलते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, श्रम के बिना व्यक्ति को क्या खाने का अधिकार नहीं है। तो श्रम के बिना व्यक्ति को क्या खाने का अधिकार नहीं है, तो रोटी खाने का अधिकार नहीं है। क्या? रोटी खाने का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र का आभूषण किसको कहा गया है। श्रमजीवी मानव, संतोषी मानव, आलसी मानव या बुद्धिजीवी मानव। तो राष्ट्र का आभूषण जो कहा गया है इस गद्यांश के अनुसार वह है श्रमजीवी मानव को। किसको? श्रमजीवी मानव को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी लोगों को किसकी कमाई खाने के लिए कहते हैं। यानी किसकी कमाई खाने के लिए कहते हैं। यह लास्ट की नीचे की लाइन में था, खेती की, दुकान की, ईमानदारी की या परिश्रम की। तो उन्होंने कहा था परिश्रम की कमाई सब लोग खाएं। अगला क्वेश्चन है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। उपभाषाएं एवं बोली आपको पढ़ा दिया गया है। आप ना देखे हों एक बार पीछे जाइएगा, उस क्लास को 20 मिनट की होगी क्लास, उसको देख लीजिएगा। समय कम हो थोड़ी स्पीड बढ़ा कर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बिहारी हिंदी की बोली का नाम पूछा गया है, बुंदेली, मगही, बघेली या छत्तीसगढ़ी। तो क्या नाम है? मगही नाम है। अगला क्वेश्चन है,
खुमाण रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? यहाँ पर पूछा गया है खुमाण रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है। अब खुमाण रासो के बारे में है। यहाँ पर ऑप्शन क्या है? सारंगधार या नरपतिनाल या दलपति विजय या जगनिक। तो खुमाण रासो यह रचना है दलपति विजय की। किसकी है? यह रचना दलपति विजय की है। अब देख लेते हैं सारंगधर की। सारंगधर की रचना क्या है? आप जानते हैं हम्मीर रासो। क्या है? हम्मीर रासो। उसके बाद है नरपति नाल की रचना है बीसल देव रासो। तबीयत थोड़ी सही नहीं है इसलिए बीसल देव रासो। अब आता है जगनिक। तो जगनिक की रचना है परमाल रासो। क्या है? परमाल रासो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। पंक्ति में अलंकार हमें बताना है, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार या रूपक अलंकार। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा कि रूपक अलंकार हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? दादी से चला नहीं जाता, मोहन ने खाना नहीं खाया, कुलियों ने सामान नहीं उठाया, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। चला क्या है? चलना क्या है? आकर्मक क्रिया है। उसके बाद चला नहीं जाता, दादी से चला नहीं जाता। तो यहाँ पर भाव को प्रकट किया जा रहा है, भाव को दर्शाया जा रहा है, इसलिए भाववाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस मतलब बाल। यह किसका प्रसिद्ध कथन है? विद्यापति, अमीर खुसरो, जगनिक या चंद्रबरदाई। तो यह कथन जो है अमीर खुसरो जी का है। किसका? अमीर खुसरो जी का है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द रुक्ष, सूरज, सावन, बिच्छू। तो रुक्ष जो शब्द है वह तत्सम शब्द है। इसका क्या होगा? तद्भव। जो तद्भव होगा वो होगा रूखा शब्द हो जाएगा। जैसे ये छा होता है, जिसे हम कहते हैं छतरी वाला छा, ये अगर कोई भी शब्द में आए तो ये समझ लीजिए कि तत्सम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नगर अच्छा है, देश महान है, द्वीप स्थित है, झील शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। झील अच्छी है, झील सुंदर है, क्या होगा? झील स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अब चलते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। मैंने भी प्रयास किया है जितना अच्छा से अच्छा कर सकूं, और थोड़ी आज तबीयत भी सही नहीं है। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? भारत का यानी पूरे भारत का समाचार पत्र पूछा गया है। उद्यंत, मार्तंड, ब्राह्मण, बंगाल गजट या समाचार दर्पण। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बंगाल गजट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंगाल गजट हो जाएगा। अगर हिंदी का पूछता प्रथम, तब होता उद्दंड मार्तंड। क्या? उद्दंत मार्तंड। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट हमेशा रहता है कि आप सभी छोटा भाई, बड़ा भाई या कुछ भी समझकर अधिक से अधिक सहयोग करते रहें।
लोगों को जोड़ते रहें। मुझसे जो भी हो पाएगा मैं अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करता रहूँगा। इस बार जब कुछ दिन बाद जब हिंदी शुरू होगी तो शुरुआत से यानी संपूर्ण हिंदी होगी और बेहतर तरीके से कराने का प्रयास करूँगा। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।